हेलो। हेलो सादिया, नीलम, आपको मेरी फिर बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो सादिया और नीलम, आप दोनों मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो सिद्रा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आप प्रेजेंट शो हो रही हैं, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ओके। कुछ के कमेंट्स आए हैं, मुझे उनको आवाज़ मेरी जा रही है। ओके ओके, चलें, सही है। क्लास अभी तक जस्ट 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन शो हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हमें लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए। क्लास, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपके 11 स्टूडेंट्स में से 11 ने ही मेरी कोई कोई एक भी लेक्चर अटेंड किया हो। तो इस तरह आपका अपना नुकसान है। ये रिवीजन्स में लेक्चर हो रहे हैं, रिवीजन्स में ऐसी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जब आप फर्स्ट टाइम जब एक लेक्चर लेते हैं तो उसमें से 100 में से, जिसे कहते हैं ना, आप जस्ट 50% जो है आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रिवीजन्स में जो लेक्चर होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, तो आप एक बार खुद से पढ़ चुके हैं, एक बार टीचर का सुन चुके हैं, फिर आपने खुद से उसको स्टडी किया है, तो जो बातें नहीं कवर हुई वो आप इस रिवीजन के लेक्चर में जो है समझ सके। तो आपका अपना ही नुकसान है, इसलिए जैसे भी है, अब तो ऑनलाइन क्लासेस है, आप जहाँ भी बैठे हैं जस्ट आपको लॉगिन होना है, ठीक है, लिंक ओपन करना है और आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके लिए और क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं? ओके क्लास, चलो, आज जो मेरा लेक्चर है वो एंटीबायोटिक्स पर है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, और ये बैक्टीरिया पर किस तरह अफेक्ट करती हैं। उससे पहले मैंने बैक्टीरिया, ये एंटीबायोटिक्स की कुछ क्लासिफिकेशन बतानी है कि इनका नैरो स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, कुछ टर्म्स बतानी है, जिसमें बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स के बारे में बता रही हूँ। कुछ बैक्टीरियोस्टेटिक है, कुछ बैक्टीरियोसिडल है, तो आगे मजीद उनकी क्लासिफिकेशन है। और उसके बाद जो मेन टॉपिक का एक पॉइंट है वो ये है कि हमने देखना है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर किस किस तरह जाके अफेक्ट करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज पर। ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स, जैसे कि ये वर्ड, एक हमें इससे क्या इंडिकेशन हो रही है, एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मीन लाइफ होता है। तो मतलब ऐसी एंटीबायोटिक्स, ऐसी मेडिसिन जो कि हम लाइफ के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, तो इन्हें एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं। तो हम एंटीबायोटिक्स को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है, मेडिसिन किस तरह अपना एक्शन शो करती है, या तो ये स्लो डाउन कर देती है बैक्टीरियल की ग्रोथ को, या फिर उसको कम्प्लीटली किल कर देती है, मतलब दोनों तरह से अपना एक्शन शो करती है। फर्स्ट क्या है, या तो उसे टोटली किल कर देंगे बैक्टीरिया को, या जस्ट ये है कि उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, कि जितने बैक्टीरिया हैं मजीद जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो। ठीक है। अब ये है कि अब मैंने जैसे ये वर्ड यूज किया, एंटीबायोटिक्स मीन अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ मीन हम भी बायो में आ रहे हैं ना, इंसान, ह्यूमंस, हम लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, तो हम भी ह्यूमंस में आ रहे हैं, बैक्टीरिया भी ह्यूमन, बैक्टीरिया भी लाइफ में है ना, वो भी एक लाइफ है, हमारी भी एक लाइफ है। तो मतलब ये स्पेसिफिक कैसे कि वो जस्ट बैक्टीरिया की लाइफ को अफेक्ट करेगा, हम पे नहीं इफेक्ट करेगी मेडिसिन। तो ये एक डिफरेंस है कि मतलब वो किस तरह जो है बैक्टीरिया को ही जस्ट किल करे, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाए। तो इसके लिए सबसे जो इसका एक प्रिंसिपल है एंटीबायोटिक्स का, वो ये है सिलेक्टिव टॉक्सिटी। सिलेक्टिव टॉक्सिटी से क्या इंडिकेशन हो रही है, कि वो सिर्फ सिलेक्टिव टॉक्सिटी है, कि किसी बैक्टीरिया के लिए वो टॉक्सिक है, हमारे लिए वो टॉक्सिक नहीं है एंटीबायोटिक्स। तो ये उसका मेन प्रिंसिपल है जिसपे जो है एंटीबायोटिक्स अपना वर्क शो करती है, एक्शन शो करती है।
ठीक है, तो हम सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेज टू द होस्ट। तो इधर क्या बात हो रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करना है इंस्टेड ऑफ डैमेजिंग द होस्ट, कि होस्ट को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। तो इसमें होस्ट कौन होता है? हम होते हैं। होस्ट हम है ना, कि हमारे अंदर इन्फेक्शन हुई हुई है और हमें ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। तो हम एक तरह से ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए होस्ट होते हैं। तो हमें नुकसान, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट के बजाय बैक्टीरिया को जस्ट किल करना जो है, ये मेडिसिन का जो है एक सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी उसका एक प्रिंसिपल है। क्लास, ये बात क्लियर हुई सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी क्या है? क्लास, मुझे इसका रिस्पॉन्स चाहिए। ये बहुत एक, जिसे कहते हैं ना, डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट है। व्हाट इज सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी? नो रिस्पॉन्स। ओके। उसके बाद मजीद इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं वो किस तरह करती हैं, अपना एक्शन शो करती हैं। इनमें दो बातें हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। कि इनका एक्शन या तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, या कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। उसकी बेस पे इनको नेम्स दिए गए हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रखा गया है या नैरो स्पेक्ट्रम में रखा गया है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का हम डिफाइन करेंगे किस तरह? एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। इसकी एग्जांपल्स में है टेट्रासाइक्लिन्स, जो कि मैनी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अलावा किस पे है? क्लेम्डिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। मतलब कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा अलावा और बहुत से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर रहे हैं। तो ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कि वो जस्ट किसी एक स्पीशीज के लिए नहीं है, एक टाइप के लिए नहीं है, डिफरेंट बैक्टीरियल टाइप्स के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ रही हैं। क्लास, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो सिद्रा, मुझे बताएं अपने कमेंट्स में लिखकर कि आपको अभी मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। हेलो सादिया, आप बताएं।
हेलो क्लास, अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो मैंने आप लोग को लास्ट जो मैंने बात अभी बताई है वो ये बताई है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो आपको इनकी डेफिनेशन के बाद उनकी जो है तीन तीन एग्जांपल्स का भी पता होना चाहिए, इसलिए जो नेम्स जो है आप लोग को याद रखनी है। तो आप लोगों को मतलब ऐसे इनके नेम से पता चल जाना चाहिए कि ये नैरो में है या ब्रॉड में है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये नैरो स्पेक्ट्रम में एक एग्जांपल है एसाइक्लोविल और आइसोनियाजिड पॉलीमिक्सन, तो ये बिल्कुल डिफरेंट नेम्स है। साइक्लोविल है तो ठीक है, ये वायरल के अगेंस्ट अगर यूज हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जस्ट एक स्पेसिफिक के लिए है ना। तो इस तरह आप लोगों ने इनके नेम्स ये याद रखने हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो आ रहे हैं वो है सेफलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, डेप्टोमाइसिन, क्यूनोलॉन्स और रिफेम्पिन। ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो मतलब एक से ज्यादा बैक्टीरियल टाइप्स पर अपना एक्शन शो करती हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में है पेनिसिलिन जी, कीटोकोनाजोल, एसाइक्लोविर, आइसोनियाजिड और पॉलीमिक्सन भी। ठीक है, तो ये आप लोगों को एग्जांपल्स के नेम जो हैं किसी भी तरह चाहे जैसे भी आपको याद रखते हैं आप याद रख सकते हैं, इनको याद रखना है आपने। उसके बाद जो एक एंटीबायोटिक्स का जो डिफरेंट टू मेन टर्म्स हैं उनके एक्शन को ही शो करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ही शो करती हैं, तो वो है बैक्टीरियोसाइडल एंड व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जैसे अब ये बैक्टीरियल स्टैटिक सेकंड डेफिनेशन में देखें, स्टैटिक मीन होता है कि एक तरह से स्टॉप करना और सिडल मीन किल करना होता है। तो ये बैक्टीरियोसिडल को हम डिफाइन करेंगे, ड्रग दैट किल्स द बैक्टीरिया इन ब्लड आर कॉल्ड बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स। कि मतलब इस ड्रग्स में जो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं उन्होंने क्या करना होता है, जितने बैक्टीरिया ब्लड के अंदर हैं उन्होंने इनको किल कर देना होता है, कि बिल्कुल खत्म कर देना, उनकी ग्रोथ को सिर्फ स्टॉप नहीं करना बल्कि उसको किल करना है। बैक्टीरिया किल हो गए तो मजीद उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो इनको बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स कहते हैं। अब इनके कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं, कुछ एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स जो हैं किस तरह अच्छी हैं। तो उन्होंने बताया कि यूजफुल इन इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस, कि मतलब जब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हैं तो उन कंडीशंस में जो है ना बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं, उनका काम क्या होता है, उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना होता है, कि जितने बैक्टीरिया हैं मजीद नहीं उनकी ग्रोथ हो। तो अब ये कि जितने बैक्टीरिया थे उनकी ग्रोथ तो स्टॉप हो गई है, पर अभी भी हमारे बॉडी में तो प्रेजेंट होंगे ना जो पहले से जिनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये है कि जब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते हैं तो हम चाहते हैं कि ब्लड से बैक्टीरिया टोटली किल हो जाए, तब हम प्रेफरेंस करते हैं हमारी बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स को। उसके बाद ये जब हम यूज करते हैं तो इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देना होता है, कि मजीद ग्रोथ नहीं हो। पर जो ऑलरेडी जो बैक्टीरिया हैं वो तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो इनमें ये होता है कि वो जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड, वो न्यूट्रोफिल्स का मैंने आप लोग कम्युनिटी में बताया है कि न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, एक फेगोसाइटोसिस इनका एक मेन रोल है। तो इन्होंने जो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर बच जाते हैं इनको इनगल्फ करके, मतलब उनको खा लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, तो इस तरह ब्लड जो है ब्लड से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तब जिनके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रोफिल्स कम है, मतलब वो न्यूट्रोफिल्स इतने ज्यादा बैक्टीरिया को नहीं इनगल्फ कर सकते, नहीं खा सकते, तो इन पेशेंट्स में भी जो है बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जो दो कंडीशंस बताई गई है जिनमें बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरी टर्म्स जो है बैक्टीरियल स्टैटिक है। तो स्टैटिक मैंने वर्ड बताया, सबसे पहले मैंने आप लोग को हमेशा ये बात बताई है कि टर्म्स जो हम जिसको डिफाइन करने लगे हैं उसी के अंदर ही हमारा आंसर होता है, डेफिनेशन प्रेजेंट होती है। तो जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक से पता चल रहा है बैक्टीरिया, आगे स्टैटिक में स्टॉप करना। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट्स या स्टॉप करते उन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कहते हैं। तो हम इन्हें डिफाइन करेंगे, drugs that inhibit or stop the growth of bacteria but does not kill them are called bacteriostatic drugs। ठीक है, इन्होंने जस्ट उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना है, बैक्टीरिया को किल करना नहीं है। तो इसके एडवांटेजेस या उसके पॉइंट्स के बारे में बताया है, बैक्टीरिया कैन ग्रो अगेन व्हेन द ड्रग इज
विदड्रॉन। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है एक तरह से कि जब तक हम बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग ले रहे हैं उसमें ये होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रोफिल्स या हमारी बॉडी में फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ या जब तक ड्रग का एक्शन रहा उसके बाद जब खत्म हो गया, उसका एक्शन खत्म हो गया, इफेक्ट खत्म हो गया, तो कुछ बैक्टीरिया अगर वो बच गए हैं तो उनकी रीग्रोथ हो सकती है। ठीक है, वो दोबारा से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज कर सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स के ऊपर कि ये उनसे किस तरह मतलब इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि फेगोसाइटोसिस इज रिक्वायर्ड टू किल द बैक्टीरिया। ये पॉइंट मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि इसने इन ड्रग्स ने बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करना होता है कि मजीद नहीं इसकी ग्रोथ हो, मजीद बैक्टीरिया नहीं बने। ठीक है ना, इसने उनको उनकी ग्रोथ होने से स्टॉप करना है। तब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनके लिए फेगोसाइटोसिस ही जो है ना वो बैक्टीरिया खत्म होते हैं बॉडी से। तो फेगोसाइटोसिस अगर हमारी बॉडी में सही से नहीं इफेक्टिव है, नहीं काम कर रहे, तो फिर ये ड्रग्स जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहती। ओके क्लास, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। इनकी डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए कि कौन सी किल करती है और कौन सी इनहिबिट करती है ग्रोथ को। क्लास क्लियर है पॉइंट्स दोनों, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। आज अब आप लोग सो गए और कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि क्लियर है पॉइंट्स, तो आप लोग को एटलीस्ट बताना चाहिए मुझे। या कोई इंक्वायरी या मजीद आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या मजीद डिटेल चाहते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं अभी। ओके, इधर कुछ जैसे मैंने आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम की एग्जांपल्स दी हैं, इस तरह जो है बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक की एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन, सेफ्टोस्पोरिन, अब मैंने आपको लास्ट में बताया पेनिसिलिन जो है वो किसमें आ रही थी, नैरो स्पेक्ट्रम में थी। वो नैरो स्पेक्ट्रम जरूर है बट बैक्टीरियोसिडल है। ठीक है, वो कुछ टाइप्स पर इफेक्ट कर रही है बट जिनका इफेक्ट कर रही है, जिनके अगेंस्ट वर्क कर रही है, उनको कम्प्लीटली किल कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो भी बैक्टीरियोसिडल उनका एक्शन है, वेंकोमाइसिन है, फ्लोरोकिनोलोन्स है, मिट्रोनिडाजोल है। तो ये आप लोग एग्जांपल जरूर आनी चाहिए। तीन तो आपने डेफिनेशंस में लिखनी है ना, तो एटलीस्ट आप 5 से 6 याद करेंगे तो आपको पेपर के टाइम 3 लाजमी याद रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये 5 एग्जांपल्स आनी चाहिए। क्लास अभी आवाज नहीं आ रही? सादिया आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो सादिया, मेरी आवाज आ रही है? अस्मा आप बताएं, मेरी आवाज आ रही है आपको? नीलम कोई बता दे, आ रही है? ओके सादिया, फिर आपकी साइड कोई इशू है आई थिंक, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही। अब बैक्टीरियोस्टेटिक की एग्जांपल्स में कौन कौन सी हैं, क्लोरामफेनिकोल है, मैक्रोलाइड्स है, मैक्रोलाइड्स में कौन कौन सी है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, मैक्रोलाइड्स के जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी बैक्टीरियोस्टेटिक उनका एक्शन है। टेट्रासाइक्लिन्स है, सेप्टोमाइसिन है, इसके अलावा सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्रिन, इन सब का जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन है कि जस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना है। बाकी काम जो है वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू होगा, बैक्टीरिया को इनगल्फ किया जाएगा या बैक्टीरिया को खाएंगे। ठीक है ना, फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह हैं। तो इसमें मतलब इस बैक्टीरियोस्टेटिक्स जब ड्रग का हम यूज करते हैं तो तब सिर्फ ड्रग्स अपना एक्शन नहीं शो करते हैं बल्कि हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। उन दोनों के आपस में, दोनों के अपने एक्शन के बाद जो है बैक्टीरिया टोटली हमारी बॉडी से खत्म होते हैं। उसके बाद एक और टर्म जो है जो एंटीबायोटिक्स के लिए की वजह से इम्पोर्टेंट है, उसमें ये है MIC। व्हाट इज MIC? मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज द लोएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन दैट प्रिवेंट्स विजिबल माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन। ये बता रहे हैं कि इसको मैं इसी वर्डिंग में हम इस तरह बता सकते हैं कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मतलब ड्रग की इतनी डोज है
जो मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करने के लिए, कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसे मिनिमम कितनी डोज देनी होगी, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बच्चों के लिए 1 स्पून है या बड़ों के लिए 2 स्पून हैं, बच्चों के लिए हाफ स्पून है या बड़ों के लिए फुल स्पून है, तो अब ये होता है कि अगर हम बच्चों के लिए रिकमेंड किया हुआ है 1 स्पून किसी भी ड्रग का, एंटीबायोटिक का, ठीक है, अगर हम वो उसे पूरा स्पून वो नहीं देंगे या उससे कम डोज उसकी जाएगी तो जो है ना वो ड्रग जो है वो एंटीबायोटिक अपना एक्शन इतना शो नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि जब भी एंटीबायोटिक्स देते हैं तो जो डोज डॉक्टर ने रिकमेंड की होती है उसी के अकॉर्डिंग डोज जो है वो लाजमी देनी होती है। तो ये वेट के अकॉर्डिंग जो है कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डोज एडजस्ट की जाती है। तो ये इस तरह बता रहे हैं कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वो है जो मिनिमम डोज रिक्वायर्ड होती है बैक्टीरिया ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। ठीक है क्लास, ये टर्म इम्पोर्टेंट थी तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये क्या है। मिनिमम ड्रग ऑफ कंसंट्रेशन के लोएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन कितनी होगी किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ओके क्लास, अब ये हमारी बॉडी में जाकर ड्रग्स जो हैं एंटीबायोटिक्स हैं वो किस तरह एक्शन शो करती हैं। अब उन्होंने बैक्टीरिया को किल तो करना है पर किस तरह किल करना है। मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिव टॉक्सिटीज का एक मेन प्रिंसिपल है जिस पर वो एक्शन जिसके अकॉर्डिंग जो है ड्रग्स बनाई जाती हैं, जो बात माइंड में रखकर एंटीबायोटिक्स की जो इंसान जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो किन की बातों को अपने माइंड में रखता है। ठीक है, तो अब ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी किस तरह होती है कि इंसानों के लिए वो हार्मफुल नहीं है बट बैक्टीरिया को ही किल कर रही है। अदरवाइज देखो दोनों ही लाइफ में आते हैं ना, हम भी इंसान है, हमारी भी लाइफ है, हम भी जिंदा है ना। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लाइफ में है कि वो भी जिंदा है, लाइफ है, वो भी एक लाइफ है। अब सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ये होती है कि जब एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं तो कुछ बातें जो है माइंड में रखी जाती हैं। वो ये बातें होती हैं कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे हमारे अगेंस्ट नहीं एंटीबायोटिक्स वर्क करे। वो ये होता है कि अब जो स्ट्रक्चर हमारा और बैक्टीरिया का डिफरेंट है ना, इन बातों को माइंड में रख के किया जाता है। वैसे आपने देखा है कि बहुत सी बातें जो है प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स से मिलती हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आपने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा होगा कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इन्हीं जो इन डिफरेंसेस को माइंड में रखकर जो है एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब बैक्टीरिया हमसे किस तरह डिफरेंट है, मतलब क्या क्या चीजें हम में और बैक्टीरिया में डिफरेंट है। उनमें सबसे पहले क्या आता है कि हमने देखा होगा कि बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल बैक्टीरिया में है बट हमारे में नहीं है, ठीक है, हमारे में सेल वॉल नहीं होती बट बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो अब ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं जो जस्ट सेल वॉल को जाके डैमेज करती है, जिन सेल्स के अगेंस्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती है उनको किल करती हैं। तो अब हमारे में तो सेल वॉल है ही नहीं तो हम पे वो अपना एक्शन नहीं शो करेंगी, बट बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है तो इस तरह वो सेल वॉल को डैमेज करती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो अच्छा, इस तरह ये है कि जब सेल वॉल को खत्म करना होता है तो वो बैक्टीरिया किल हो गए। इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस है हम में और बैक्टीरिया में। सारी ड्रग्स जो हैं वो सेल वॉल को नहीं जाके किल करती, खत्म डैमेज करती। हमारी जब मेडिसिन बनाई जाती है इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स जो है माइंड में रखे जाते हैं। उसमें सेकंड पॉइंट है जो हम में और बैक्टीरिया में डिफरेंट है, वो ये है सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है। ठीक है, कि जो सेल मेम्ब्रेन, ऐसी ड्रग्स बनाई जाती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को अल्टर कर देती हैं कि उनका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। थर्ड जो है, जो हम में बैक्टीरिया में डिफरेंस है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का। कि मतलब आपने देखा होगा कि हम में राइबोसोम्स का कौन सा साइज है और बैक्टीरिया में राइबोसोम्स कौन से हैं। क्लास, अगर आप लोगों को इनका जवाब पता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। राइबोसोमल साइज जो है वो यूकैरियोट्स में कितना है और प्रोकैरियोट्स में क्या है। ये एक डिफरेंस है जिसकी बेस पे जो है एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जो जस्ट बैक्टीरिया के राइबोसोम को किल करेंगी, हमें नहीं किल करेंगी ना। तो वो साइज में डिफरेंस है। क्लास, किसी को पता है राइबोसोम्स का डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में। व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्लास, जो भी बच्चे ऑनलाइन शो हो रहे हैं इनमें से किसी को भी इसका आंसर पता है तो मुझे अभी लिख के बताएं। आई एम वेटिंग।
क्लास किसी को पता नहीं है या आप लोग सुन नहीं रहे हैं? एटलीस्ट मुझे जवाब दे दें, क्या आप लोग को नहीं पता? हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो अस्मा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हेलो ओके ओके ओके, चलें ठीक है। क्लास हमारा जो है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो है एक राइबोसोम का डिफरेंस किया है। इनका साइज होता है यूकैरियोट्स का 80s, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में होता है 70s राइबोसोमल साइज। ठीक है, अब देखो राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज है ना, राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, तो अब ये एक राइबोसोम जब हम में डिफरेंट है और बैक्टीरिया में डिफरेंट है, तो एंटीबायोटिक्स ऐसी बनाई जाती हैं जो बैक्टीरिया के राइबोसोम को खत्म करेंगी। जब बैक्टीरिया के राइबोसोमल को जाके डैमेज करती हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। तो प्रोटीन जो है वो एक नेसेसिटी है जो बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो उस खुद ब खुद क्या होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये याद रखना है, जो बैक्टीरिया का राइबोसोमल साइज है वो 70s है। ठीक है, ये देखें जैसे नीचे दो मैंने लिखे भी हुए हैं, 50s और 30s। तो इनको जब हम काउंट करते हैं 50 और 30 कितना बनना चाहिए? 80 बनना चाहिए ना। पर ये जो है इसकी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इनको नाम दिया गया है 70s। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया का 70s है, इसको जाके उन एंटीबायोटिक्स ने डैमेज करना है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होती है। चौथा जो इसका मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक्स का, वो ये है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। हाँ जी, पर वो ये है कि ये देखने में तो वो लग रहा है 80s बनता है, ऐसे ही जैसे हमारा जो है वो बनता है 40s। यूकैरियोट्स में जो इसका राइबोसोमल साइज है वो दो इसके यूनिट्स है, वो 60s है और 40s है। तो वो किस तरह बनना चाहिए, 60 और 40 जो है वो 100 बनता है अगर इन दोनों को काउंट करें तो। बट वो 100 के बजाय 80 जो है, हमारा जो नाम दिया गया है वो 80s है, और बैक्टीरिया का जो है वो 70s है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि हम में और बैक्टीरिया में 10 का डिफरेंस है। बैक्टीरिया में कम है, 70s है, और हम में 80s है। ओके क्लास, तो अब जो इन 4 स्टेप्स को जो है 4 मैकेनिज्म को मैं वन बाय वन बताऊंगी कि सबसे पहले क्या है, कुछ हमें एंटीबायोटिक्स बनाई गई है, उन्होंने सबसे पहले क्या करना होता है, सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप करना होता है कि सेल वॉल नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया खुद ब खुद ही डेथ हो जाएगा उसकी। तो इसमें वो किस तरह होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, कुछ एंटी फंगल एक्टिविटी शो करते हैं। जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह सेल वॉल को खत्म करेंगी, इनहिबिशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। हमने देखा होगा, आप लोगों ने सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी होगी कि वो किस चीज से बनी होती है ना सेल वॉल, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है। तो जब उनकी क्रॉस लिंकिंग होती है उसको उसने जाके प्रिवेंट करना है। जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी कि मतलब एक पेप्टाइड ग्लाइकेन दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, तो क्या है, एक चेन नहीं बनेगी। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट कुछ एंटीबायोटिक्स का एक्शन क्या है कि वो क्रॉस लिंकिंग को स्टॉप करती है, कि उनके आपस में लिंकिंग नहीं हुई, एक के साथ दूसरी वो एक चेन नहीं बनी, तो क्या होगा, उसकी जितनी वो चेन्स चाहिए होती हैं, जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, वो इतनी अरेंज नहीं होंगी, इतनी वो जो है उसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नहीं जुड़ेंगी, तो वो क्या होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी। तो इसने उस क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करना है कुछ एंटीबायोटिक्स ने। और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि ये साइक्लोस्टिन और बेसिट्रेसिन है, इनका फंक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ अदर स्टेप्स इन पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस। अब देखो सेल वॉल सिंथेसिस में जस्ट ये तो नहीं होता कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बन रही है, इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो अक्कर होते हैं, तो सेल वॉल, एक पूरी सेल वॉल बनती है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, इमीपेनम, एस्ट्रूनम और वेंकोमाइसिन, इन्होंने क्रॉस लिंकिंग को स्टॉप करना है। तो क्लास आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन जो है वो क्रॉस लिंकिंग को स्टॉप करती है, और साइक्लोस्टाइन और बेसिट्रेसिन जो है वो क्रॉस लिंकिंग के अलावा जो अदर स्टेप्स हैं उनको उनको जाके डैमेज करती हैं, उनको ब्लॉक करती है।
क्लास से क्लियर है बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अपना एक्शन किस तरह शो करती हैं। उसके बाद एंटी फंगल एक्टिविटी। एंटी फंगल में क्या होता है कि हमने देखा कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया और फंगस की जो है वो डिफरेंट होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, मैंने अभी बताया पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है। और बट फंगल की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। तो ये इनमें एक डिफरेंस है। इसलिए जो एंटीबायोटिक्स जिसने जाके पेप्टाइडोग्लाइकेन को खत्म करना है, वो अगर वो हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वो तब इफेक्टिव नहीं होती। वो इसलिए इनफेक्टिव होती कि जब फंगल इन्फेक्शन में एक फंजाई में पेप्टाइडोग्लाइकेन है ही नहीं, तो वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में आ भी जाए तो उसने अपना कोई एक्शन नहीं शो करना। इसलिए हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए जो काइटिन को या फिर ग्लूकेन जिससे इसकी सेल वॉल बनी हुई है उसको जाके डैमेज करे। तो उसकी एग्जांपल में है कैस्पोफंजिन। ठीक है, तो ये है कि सेल वॉल को किस तरह जो है एंटीबायोटिक्स जाके खत्म करती हैं। अब देखो क्लास, ये है कि कुछ ऐसी भी होती हैं जो एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होती हैं जो हम उस टाइम बिल्कुल स्टार्ट इन्फेक्शन होता है तब नहीं लेते। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरिया बन चुके होते हैं, तो तब ये वाली जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है ना, ये ड्रग्स इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि इन्होंने सेल वॉल बनने से स्टॉप करना है। अगर वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में बन चुकी है, बैक्टीरिया बन चुकी है, उनकी सेल वॉल भी बन चुकी है, तो ये अपना एक्शन नहीं शो करेंगी। तब हमें इनके अलावा कोई और एंटीबायोटिक्स जो कि जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल वॉल के अलावा कुछ और है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को जो चेंज कर दे या प्रोटीन को। सेल वॉल तो बन गई है, अब हमने अंदर टारगेट करना है किसी चीज को। उसमें सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन फंक्शन को चेंज करती है उनमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिव। क्लास, अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो अस्मा, अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो अस्मा, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओके, तो इसका जो थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसने प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए ये होता है कि उसके जो टू यूनिट्स हैं प्रोटीन के राइबोसोमल के, एक जो 50s राइबोसोमल यूनिट है और 30s राइबोसोमल यूनिट है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो है 50s राइबोसोमल यूनिट को जो है वो टारगेट करती हैं, कुछ 30s को। इन दोनों में से कोई एक भी किल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो समझे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो कुछ जो 50s को ब्लॉक करती हैं उनमें है क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, लाइनसोलिड। ठीक है, और जो 30s राइबोसोमल यूनिट को किल करती हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, हमारा एक्शन, अब फॉर एग्जांपल हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक किसी को दे रहे हैं, किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो इसने जाके पूरे बैक्टीरिया के जो अंदर राइबोसोमल यूनिट 30s है उसको डैमेज करना है। तो अगर देखा होगा किसी एक पार्ट में भी डैमेज हो जाए, पार्ट डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, पूरा बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो जब 30s राइबोसोमल यूनिट जो उसका प्रोटीन बनाने का एक पूरा राइबोसोमल यूनिट डैमेज हो जाता है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा।
इसका फोर्थ जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें डीएनए को टारगेट करना होता है। तो आपने देखा होगा कि डीएनए के बनने में भी दो स्टेप्स होते हैं। एक जो है डीएनए जब बन जाता है और एक उससे पहले जो मैसेंजर आरएनए बना होता है उसको किल करना होता है। तो जब मैसेंजर डी आरएनए मतलब कि डीएनए बनने से पहले उसका एक टारगेट करना है। अभी डीएनए नहीं बना, मैसेंजर आरएनए को उसने टारगेट करना है। उसमें जो है रिफेम्पिन है एंटीबायोटिक, और जो डीएनए को किल करती हैं, डैमेज करती हैं, उसमें है क्यूनोलोन्स जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो अब सिप्रोफ्लोक्सासिन बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए क्लिनिकल साइड पे किसने बैक्टीरिया के किस पार्ट को, किस स्ट्रक्चर को डैमेज करना है। तो इसने उसके डीएनए को जाके खत्म करना है। तो हमें आपको पता होगा कि डीएनए जो है सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब डीएनए सारे डैमेज हो जाएंगे तो इस एज ए रिजल्ट क्या होगा, बैक्टीरिया खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो इसके फोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ड्रग्स जो है वो किस तरह बैक्टीरिया को किल करती है, हमें हार्म नहीं पहुंचाती। तो ये चार चीजें जो हम में और बैक्टीरिया में डिफरेंसेस हैं उसकी बेस पे एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। जो फार्मासिस्ट होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बना रहे होते हैं तो वो ये बातें चार पॉइंट्स माइंड में रखते हैं कि किस चीज को जाके टारगेट किया जाए। ठीक है ना। तो ये पहले बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है जो इंसान माइंड में रख के एंटीबायोटिक्स बना रहा होता है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है, हम में है नहीं। तो अब बैक्टीरिया जो सेल वॉल को डैमेज कर रही है एंटीबायोटिक्स, तो हमें वो अगर वो हमें मिल भी रही है तो हमें क्या इससे नुकसान है, कोई भी नहीं है। बॉडी में जितने भी सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, जहां जहां सेल वॉल प्रेजेंट है ब्लड में एंटीबायोटिक गई है तो उसने सेल वॉल को डैमेज करते जाना है। ठीक है। तो हमारे किसी सेल में सेल वॉल है ही नहीं तो हमारा कोई सेल डैमेज नहीं होगा। इसी तरह हमारे राइबोसोम में और उसके राइबोसोम में, बैक्टीरिया के राइबोसोम में भी डिफरेंस है। हमारे डीएनए में और अच्छा आपने ये आपके माइंड में नहीं बात आई कि डीएनए हम में भी है और बैक्टीरिया में भी डीएनए, डीएनए तो हम दोनों में है ना। बट आपने ये डिफरेंस पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के डीएनए में हमारे डीएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए प्रेजेंट दोनों में है, पर आपने देखा होगा कि हम में बैक्टीरिया की और यूकेरियोट्स की और प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन जो मेन डिफरेंस थी डीएनए की न्यूक्लिक एसिड की बेस पे, न्यूक्लियस की बेस पे किया जाता है। वो ये होता है कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स में आता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कि मतलब न्यूक्लियस एक प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी एक जगह पे प्रॉपर वे में नहीं पड़ा होता। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो जो पूरी मतलब कहीं भी डिस्पर्स्ड होता है, साइटोप्लाज्म में कहीं भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे हम में एक डीएनए सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फिक्स जगह पे पड़ा होता है, बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता, वो डिस्पर्स्ड होता है, पूरे सेल के अंदर कहीं भी बिखरा पड़ा होता है। ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो जहां जहां सेल के अंदर बिखरा हुआ डीएनए होगा इसने जाके उसको टारगेट करना है। ठीक है। तो इस तरह हमारे सेल्स का डीएनए सेफ रहता है, बट बैक्टीरिया के डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है और ऐसे रिजल्ट जो है बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। क्लास, इसके अलावा अगर आपके माइंड में इनके मैकेनिज्म में मतलब फोर पॉइंट्स ये हेडिंग्स आप लोग को एटलीस्ट जरूर पता हो कि बैक्टीरिया का जो है वो एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वही है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, इन अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो ये चार नाम और एटलीस्ट आपको इनकी दो दो एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। ठीक है। ये बहुत, इनमें से एंटीबायोटिक्स बहुत सी ऐसी हैं जो आप लोग डेली यूज कर रहे होंगे, तो आपको जो नाम इनमें से इजी याद रह जाए वो आप लोगों ने इनमें याद रख लेना है। ठीक है। पेनिसिलिन आप लोगों को, सेफ्लोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन, ये इतने मतलब क्लिनिकल साइड में आम ड्रग्स यूज हो रही हैं। तो आप लोग को बस ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन जब भी कोई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो ये चाह रहा है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस है ना उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है। ओके क्लास, अब एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी जो इसका मेन प्रिंसिपल है। इसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में रखी गई है या नैरो स्पेक्ट्रम में है, वो इनके अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो किसी एक टाइप के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं या ज्यादा टाइप के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, उसकी बेस पे इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में या नैरो स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है। ओके क्लास में आप लोग की अटेंडेंस सब ले रही हूँ।
इसमें से इन पॉइंट्स में से कुछ भी आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोग की। ओके क्लास, अगर आप लोग को कोई इसके बारे में इंक्वायरी नहीं है तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।